हेलो गाइस, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है इंडिया के फाइनेस्ट एजुकेशन चैनल पांडे सर पाथवेज पे। दोस्तों, ये सीरीज मैं लेके आया हूँ आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क मेंस के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस का। आज है डे 7। इससे पहले 6 सीरीज हो चुकी है। इसके अलावे 2 प्रीवियस ईयर पेपर भी हम सॉल्व कर चुके हैं, एक 2020 का और एक 2018 का। ठीक है, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। दूसरी बात ये है, ये जो सीरीज में चला रहा हूं तो हर दिन कुछ स्पेसिफिक चैप्टर वाइज होता है। जैसे कि लास्ट जो सीरीज थी वो डेटाबेस पे आधारित था, उसी प्रकार आज का जो सेशन है दोस्तों वो कंप्यूटर मेमोरी पे बेस्ड है। यानी कि आज जो सेशन हम लोग करेंगे मोस्टली क्वेश्चन वहां पे कंप्यूटर मेमोरी का होगा, और जैसे ही सेशन कंप्लीट होगा कंप्यूटर मेमोरी चैप्टर पे आपका अच्छा खासा कमांड हो जाएगा और आप उसके ऑलमोस्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि सिर्फ हम क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक भी है साथ साथ वो हम क्लियर आउट कर देते हैं। तो बस मैं यही कहूंगा कि अंत तक बने रहिएगा। ऐसा नहीं कि 2-4 क्वेश्चंस देखना है, अंत तक बने रहिएगा। कंप्यूटर मेमोरी चैप्टर विद क्वेश्चंस आज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। वो बोलने की आवश्यकता नहीं है, हर बच्चा है जो वो सब्सक्राइब करो, और एक शेयर करना है। 2 ही काम तो करना है और कुछ नहीं यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या पूछा गया है? व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इन योर कंप्यूटर कॉल्ड? हमारे कंप्यूटर में एक परमानेंट मेमोरी जो बिल्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रैम, रोम, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम। दोस्तों, हमारे कंप्यूटर में जो परमानेंट मेमोरी है, ठीक है, परमानेंट यानी डेटा स्टोर करता है, वो हमारा रोम है। क्या है? वो हमारा रोम है। रोम याद रखिएगा। सबसे पहला बात क्या है? रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म मालूम है। नेचर में क्या होता है दोस्तों? तो नेचर में ये हमारा नॉन वोलाटाइल होता है। चूंकि ये नॉन वोलाटाइल होता है इसीलिए इसे हम लोग परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, नेचर नॉन वोलाटाइल होता है। अब रोम हमारे कंप्यूटर में क्यों लगा होता है? बेसिकली कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है उसे हम लोग बायोस कहते हैं। ठीक है, बायोस जो है वो बेसिकली रोम में इंस्टॉल ही रहता है। यानी कि कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है वो मेरा रोम में स्टोर होता है। इसके अलावे रोम के बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे आपने सुना होगा हम लोग पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। तो हर डिवाइस में अलग अलग है, हर की खासियत अलग अलग है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे और हमें आगे बताने की भी आवश्यकता नहीं है। आप चैनल पे चले जाइए, इस चैप्टर को मैंने कंप्लीट पूरा पढ़ाया भी है। ठीक है, एक बार देख लेना उसको। जो रैम और रोम का डिफरेंस मैंने अच्छे से वीडियो भी मैंने उस पर बनाया है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ समझना क्या है कि परमानेंट मेमोरी कौन है? रोम है। क्यों परमानेंट है? क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है। और क्या करता है ये रोम? तो कंप्यूटर स्टार्ट करने का जो इंस्ट्रक्शन होता है बायोस, वो मेरा रोम स्टोर करता है। ठीक है, अब एक याद रखिएगा, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जिससे रेगुलर पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती। जिससे रेगुलर पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं है, रेगुलर पावर सप्लाई इसे हमें नहीं चाहिए, वो हमारा होता है क्या? तो नॉन वोलेटाइल। ठीक है, क्लियर। यानी कि कंप्यूटर बंद भी हो जाएगा, पावर सप्लाई चला भी जाएगा, फिर भी ये डेटा रिटेन करेगा। दैट्स वाई नॉन एज ए नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल जो नहीं भूले, एक लॉजिक याद रखना, नॉन वोलेटाइल जो नहीं भूले, वोलेटाइल जो भूल जाए, यही तो याद रखना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मेगा बाइट्स मेक अ गीगाबाइट? ठीक है, यानी कि 1 जीबी में कितना एमबी होगा? सिंपल सा लॉजिक है, हमसे यही सवाल पूछा गया है। तो गाइज, अगर हमें मेमोरी हियरार्की पूरा मालूम है तो आसानी से आंसर कर सकते हैं। यहां आंसर क्या है? आंसर हमारा है 1024। ठीक है, समझ लीजिए। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। ठीक है, बिट। बिट के बाद होता है हमारा निबल। ठीक है, बिट के बाद होता है हमारा निबल। निबल के बाद होता है हमारा बाइट। मैंने कितनी आप अगर पहले वीडियोस को देखोगे तो ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है, तो एक बार जरूर देख लेना यार। ठीक है, यानी कि मेमोरी कन्वर्जन पार्ट भी मैंने कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हैं। हमसे पूछा गया है कि 1 जीबी में कितना एमबी होगा? तो 1 जीबी में 1024 एमबी होगा। क्यों होगा देख लो। सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। बिट का मतलब 0 या 1, और याद रखिएगा बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद होता है निबल। एक निबल की वैल्यू होती है 4 बिट। आफ्टर दैट होता है बाइट, और एक बाइट की वैल्यू होती है 8 बिट। ठीक है, ये 2 चीज याद रखिएगा। बाइट के बाद होता है हमारा केबी, 1 केबी, और 1 केबी इक्वल टू होता है 1024 बाइट। आफ्टर दैट केबी के बाद होता है हमारा एमबी, और एमबी बराबर होता है 1 एमबी बराबर 1024 केबी।
आफ्टर दैट जीबी होता है, जीबी होता है 1 जीबी गीगाबाइट, और 1 गीगाबाइट बराबर 1024 एमबी। तो अगर ये हिरार्की आपको मालूम है तो आसानी से आप आंसर कर दोगे। बस ये, अगर मैं एक बात कह रहा हूं, अगर ये हिरार्की आप याद रख लोगे ना तो ऑलमोस्ट 1-2 क्वेश्चन है वो आपको गिफ्ट स्वरूप है, पका पकाया थाली में मिल जाएगा आपको। तो हिरार्की अच्छे से याद रख लेना। अगर नहीं आता है तो मुझे बता देना, मैं आपको वहां पे फिर से करवा दूंगा। वैसे फिर से करवाने की आवश्यकता है नहीं, मेरे पुराने वीडियोस में पड़ी हुई है। तो मैं यही कहूंगा, अगर आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो सारे वीडियोस को पूरा देखना। ओके, तो केबी, एमबी, जीबी हो गया। जीबी के बाद हमारा क्या होता है, जीबी के बाद टीबी होता है 1 टेराबाइट, सेम है 1024 जीबी होगा। टीबी के बाद होता है पीबी, पेटाबाइट, ठीक है, 1024 टीबी होगा। केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, उसके बाद होता है हमारा ईबी, दैट मीन्स एक्साबाइट, 1024 पीबी। आफ्टर दैट जेडबी 1024 ईबी। आफ्टर दैट वाईबी यानी योटाबाइट, जेडबी मतलब जेटाबाइट, वाईबी मतलब योटाबाइट। नेक्स्ट वाईबी के बाद होता है ब्रोंटो, और उसके बाद होता है जियो। तो ये हिरार्की हो गया। इसके आगे भी होता है, उससे आगे आपको जरूरत है नहीं, ठीक है। हिरार्की जरूर याद रखना, इससे क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगर मैं देख पा रहा हूं, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सीडी रोम एंड सीडी आरडब्ल्यू। सीडी रोम, सीडी रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, और आरडब्ल्यू का मतलब होता है रीराइटेबल, या इसे हम लोग रीराइटेबल भी कह सकते हैं गाइज, या इसे रीडेबल राइटेबल भी कहते हैं, या कहीं कहीं आप लोगों ने इसे रीडेबल राइटेबल कहा होगा, ठीक है। ये सीडी के टाइप होते हैं, ठीक है। तो सवाल ये पूछा गया है कि सीडी रोम और आरडब्ल्यू में क्या फर्क है। अगर थोड़ा सा अगर बुद्धि है आपके पास, सिर्फ इसका अगर आपको फुल फॉर्म भी याद है ना, तो आप इसके डिफरेंस को समझ में आएगा। सीडी रोम क्या होता है, सिर्फ रीड ओनली मेमोरी होता है, यानी कि सीडी रोम अगर हमारे पास है, उसमें डेटा अगर रखा गया है, सॉरी सीडी तो ऐसे होता है ना, उसमें डेटा अगर रखा गया है तो सिर्फ उसे हम रीड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा सॉफ्टवेयर का सीडी, सॉफ्टवेयर का सीडी अगर आपके पास आता है तो क्या कर सकते हो, सिर्फ रीड करते हो, यानी कि आप क्या उसकी कॉपी कर पाते हो, क्या नहीं कर पाते हो। आपका एंटीवायरस का सीडी कॉपी कर पाते हो, नहीं कर पाते हो। तो वो रीड ओनली मेमोरी, रीड का मतलब सिर्फ उसको हम लोग एक्सेस कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो रीड कहने का मतलब ये हो गया। और आरडब्ल्यू का मतलब होता है रीराइटेबल यानी रीडेबल राइटेबल। ये एक ऐसा सीडी जिसमें अभी एक सीडी लाओ, ब्लैंक सीडी, ठीक है, इसमें बाहुबली 1 डाल दिया, बाहुबली 1 हटा दिया, फिर बाहुबली 2 हटा दिया, फिर बाहुबली 2 हटा के मिशन इम्पॉसिबल लगा दिया, फिर वो हटा के बेल बॉटम लगा दिया, यानी कि बार बार उसके डेटा को रीयूज कर रहे हैं। यानी ऐसा सीडी जिसमें रीड भी होगा और राइट भी होगा, दोबारा रीराइटेबल भी होगा, तो उसे हम लोग रीराइटेबल कहते हैं, ठीक है। एक और सीडी का टाइप होता है, मैं बता देता हूं। एक होता है सीडी WORM, राइट वंस रीड मेनी, राइट वंस रीड मेनी। इसमें क्या है ना, एक ब्लैंक सीडी लाओ, एक बार डेटा को राइट कर दो यानी कॉपी कर दो, और बार बार सिर्फ रीड करो, ठीक है। यानी इसमें मूवी बदल नहीं सकते। ध्यान रखना, अगर सीडी रोम आपके पास है तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, यानी कि जैसे एंटीवायरस वाला होता है, जिस समय सीडी बन रहा था उसी समय डाल दिया गया डेटा, हम बदल नहीं सकते हैं, कभी नहीं, सिर्फ रीड कर सकते हैं। सीडी आरडब्ल्यू, ब्लैंक सीडी है आपके पास, डेटा डालो, फिर चेंज करो, फिर डालो, फिर चेंज करो। सीडी WORM, एक बार राइट करो और बार बार रीड करो। जैसे दुकान से आपने एक ब्लैंक सीडी लाया, उसमें एक मूवी कॉपी की, और फिर उस मूवी को बार बार सिर्फ देख पा रहे हो, चाह रहे हो कि नहीं उस सीडी में मूवी को चेंज कर दे, तो वो संभव नहीं है। इसलिए इसे हम लोग कहते हैं राइट वंस रीड मेनी। आई होप सो ये आपको क्लियर है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है दोस्तों। डिफरेंस पूछा है ना, तो दे आर सेम जस्ट टू डिफरेंट, नहीं ये तो सरासर गलत है। सीडी रोम आर कैन बी रिटेन एंड टू बी एंड सीडी आरडब्ल्यू कैन नॉट, सरासर गलत है। सीडी आरडब्ल्यू कैन बी रिटेन टू बट सीडी कैन ओनली बी रीड। सीडी रोम होल्ड्स मोर, नहीं ये वाला ऑप्शन नंबर सी है वो ठीक है। सीडी रोम में हम लोग राइट भी कर सकते हैं, बट सीडी रोम में सिर्फ हम लोग रीड कर सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाए ना वैसा जवाब देना, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। सवाल अगर देखो यार, पहले ना आप कॉन्सेप्ट समझ लो, चीजें है क्या। सीडी के बारे में अगर सारी जानकारी आपके पास है, कुछ भी पूछे ना ऐसे चुटकी बजा के आप उसे सॉल्व करोगे। तो इसीलिए मैंने सीडी के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में दे दिया।
अब इससे कुछ भी पूछा जाए, CD ROM RW का डिफरेंस पूछा जाए, WORM के बारे में पूछा जाए, RW की खासियत पूछी जाए, कुछ भी पूछा जाए, हम आसानी से उसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ASCII स्टैंड फॉर, ये क्वेश्चन आया भी, इसे कैसे क्वेश्चन आए हम लोग डिस्कस करते हैं। ASCII स्टैंड फॉर क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखो ये तो फुल फॉर्म हो गया। अब है पूछा जाता है एग्जाम में कुछ और, इसका साइज कितना होता है? दोस्तों इसका साइज होता है 7 बिट। ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ इस्तेमाल होता है? हमारा कीबोर्ड में जो कन्वर्जन है, सिंपल सा बात है भाई, हम कीबोर्ड्स में ए प्रेस करते हैं तो अंदर में 1 0 ही जाता है। अब कीबोर्ड का जो कन्वर्जन होता है, यानी कोडिंग डिकोडिंग जो होता है, कुछ तो नियम फॉलो करता है और कुछ तो संविधान होगा उसका। तो संविधान है ASCII कोड, वो ASCII रूल को फॉलो करता है। अब ASCII रूल फॉलो करने का मतलब क्या हो गया दोस्तों? अब ASCII रूल फॉलो करने का मतलब हो गया, कुछ भी लिखा जाएगा ASCII कोड में तो वो 7 बिट में ही लिखा जाएगा। ठीक है, 0 0 भी अगर उसको लिखना है ना तो वो 7 बिट में ही लिखा जाएगा। अगर इससे कम में लिखा जाए तो इनवैलिड होगा। तो यही है ASCII कोड का फुल फॉर्म, ये होता है। कितना साइज होता है? तो 7 बिट होता है। कहां इस्तेमाल होता है? तो कीबोर्ड के इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में। ठीक है, इसी से मिलता जुलता होता है हमारा इबिगडिग। ये पिछला एग्जाम में 2020 में पूछा गया, अगर भरोसा नहीं है तो देख लेना, वीडियो मैंने बनाया है। इबिगडिग, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, लिख लेना, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। साइज कितना है? साइज 8 बिट है। यही पूछा था एग्जाम में, कितना साइज होता है। एक होता है हमारा BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल साइज कितना है? साइज इसका 4 बिट है। साइज इसका 4 बिट है। ठीक है, तो ये सब फुल फॉर्म है, याद रख लेना भाई। साइज भी याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन टकराएगा ही टकराएगा। ठीक है, अगला। अच्छा लग रहा है यार तो शेयर करते जाओ ना, ये हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा ना हो, आप अधिक से अधिक शेयर करो यार। अगर अच्छा लग रहा है सेशन, आपको लग रहा है कि नहीं आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो दूसरे का भी भला करो। ठीक है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? Which type of memory holds only the program and data that the CPU is presently processing? इनमें से कौन सा ऐसा मेमोरी है जो सिर्फ वही डेटा को स्टोर करता है जो CPU करंटली प्रोसेस करता है, यानी CPU जो प्रोसेस कर रहा है वो कहां पे होल्ड रहता है। ठीक है, समझिएगा, CPU क्या है? कंप्यूटर का मेमोरी है, सॉरी कंप्यूटर का मेमोरी है। ठीक है, मेमोरी नहीं कहेंगे, कंप्यूटर का ब्रेन कहेंगे ऐसे। ठीक है, CPU क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन है। हम कंप्यूटर को बोले भाई 2 + 2 जोड़ के दिखाओ, तो 2 और 2 जोड़ने का काम कौन करेगा? CPU करेगा, दिमाग काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर 2 और ये 2 कहां से आएगा? कहीं तो स्टोर रहा होगा। ठीक है, ये कहीं से तो ला के देगा इसको। हम कीबोर्ड से एंटर करते हैं, हार्ड डिस्क में जाता है, हार्ड डिस्क से जाएगा, फिर हमारा रैम में जाएगा, ऐसे करके सीक्वेंस चलता रहता है। ठीक है, तो सवाल ये पूछा गया है कि CPU जो है, अगर कोई किस डेटा को, अगर CPU प्रेजेंटली प्रोसेस कर रहा है किसी डेटा को, यानी 2 + 2 जोड़ रहा है, तो वो कहां स्टोर रहा होगा मित्रों? वो स्टोर रहा होगा रैम में। ठीक है, कहां रहा होगा? रैम में। अब थोड़ा सा समझ लो यहां पे। ठीक है, आंसर क्या हो गया? रैम। समझिएगा, मेमोरी हिरार्की समझ लो। वैसे मैंने बहुतों बार ये पढ़ाया है, जो बच्चा मुझे रेगुलर फॉलो करता होगा ना, मतलब बहुतों बार कहने का मतलब ये है कि मैंने प्रीवियस इसी सीरीज में पढ़ाया है ये हिरार्की। ठीक है, तो CPU हमारा ब्रेन है। CPU किससे डेटा लेता है? तो कैचेस मेमोरी से डेटा लेता है। कैचेस मेमोरी किससे लेता है? तो रैम से डेटा लेता है। रैम किससे डेटा लेता है? तो हार्ड डिस्क से डेटा लेता है। तो ये लॉजिक है दोस्तों। अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो हमारा क्या होता है? स्पीड बढ़ता है। ठीक है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो मेरी क्षमता यानी कैपेसिटी बढ़ती है। ये क्या है? हार्ड डिस्क की क्षमता ज़्यादा है रैम के कंपेयर में, रैम की क्षमता ज़्यादा है कैचेस मेमोरी के कंपेयर में। वही अगर काम प्रोसेसिंग की अगर बात करें तो कैचेस मेमोरी ज़्यादा फास्ट काम करेगा रैम के कंपेयर में, रैम ज़्यादा फास्ट काम करेगा हार्ड डिस्क में। तो ये वाइसा वर्सा है। ठीक है, तो CPU को प्रेजेंटली अगर प्रोसेस करना तो किससे लेगा? कैच से लेगा। कैच नहीं ऑप्शन में, तो रैम होगा। अब आपका सवाल आएगा सर नन ऑफ दिस भी तो दिया है, तो नन ऑफ दिस क्यों नहीं होगा? गाइस थोड़ा एक बात समझ लेना, कैचेस मेमोरी इज ऑल्सो टाइप ऑफ रैम। ये जो है ना, ये भी एक तरह का रैम ही है। ठीक है,
स्टैटिक रैम इसे हम लोग कहते हैं। मैंने रैम और रोम के डिफरेंस वाले वीडियोस में बताया है, एक बार देख लेना, उसको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो कैच मेमोरी भी एक तरह का रैम ही है, इसीलिए आंसर यहाँ हमारा रैम हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम। रैम के बारे में इनमें से कौन सा कथन है जो हमारा सही नहीं है। ठीक है, रैम इज ए टेम्पररी स्टोरेज एरिया, सरासर सही है। क्यों? क्योंकि रैम नेचर में हमारा वॉलेटाइल होता है, भूल जाता है। वो वीडियो जरूर देख लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो रैम और रोम का डिफरेंस का वीडियो मैंने जो बनाया ना उसको देख लेना एक बार। रैम इज सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज, जी नहीं, ये सरासर गलत है। रैम मात्र कुछ जीबी में स्टोर करता है, हार्ड डिस्क का तो टेराबाइट में आने लगा। तो रैम ऐसा नहीं है, सेम स्टोरेज नहीं होता है। तो यही वाला स्टेटमेंट गलत है। ये सही है, ये भी सही है, वॉलेटाइल है तो ये भी सही है। कौन सा गलत है? तो ये ऑप्शन नंबर बी है मेरा रॉन्ग है। तो ऐसे रैम के बारे में पूछा जा सकता है, रोम के बारे में पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा देख लेना मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे प्यारे मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैचेज एंड मेन मेमोरी विल लॉस देयर कंटेंट व्हेन द पावर इज ऑफ। दे आर, ज्यादा नहीं बताना है, दे आर वॉलेटाइल। ठीक है, दे आर वॉलेटाइल। वॉलेटाइल जो भूल जाए, नॉन वॉलेटाइल जो नहीं भूले। वॉलेटाइल जो डेटा लॉस कर देता है पावर चल जाने के बाद, नॉन वॉलेटाइल जो डेटा लॉस नहीं करता है पावर चल जाने के बाद। तो यही सब फर्क है। ठीक है, अगला, विच यूनिट होल्ड्स डेटा परमानेंटली। इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें डेटा परमानेंट स्टोर होता है? सही आंसर होगा सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। ठीक है, याद रखिएगा, स्टोरेज यूनिट जो है वो बेसिकली हार्ड डिस्क को कहा जाता है, और प्राइमरी यूनिट जो है, मेमोरी यूनिट है, वो बेसिकली रैम को कहा जाता है। ठीक है, तो परमानेंट स्टोर होता है हार्ड डिस्क में, और रैम में क्या होता है? टेम्पररी स्टोर होता है। देखो समझो, आपका कंप्यूटर बंद है। ठीक है, आपका कंप्यूटर बंद है, तो जितना भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में है ना, इंस्टॉल करके आपने रखा है, वो सारा हार्ड डिस्क में रखा हुआ है। कंप्यूटर आपने ऑन किया, और जितना भी सॉफ्टवेयर आप चला रहे हो ना, रन कर रहा है, वो रैम में चल रहा है। ठीक है, यही याद रखना है। रनिंग प्रोग्राम है वो रैम में रहता है, इसीलिए सीपीयू जो है वो रैम से ही अपना कोऑर्डिनेशन बना के रखा है, उसको हार्ड डिस्क से मतलब नहीं है। ठीक है, तो यही हो गया रैम का काम। रनिंग प्रोग्राम रैम में रहता है, जो परमानेंटली स्टोर रहता है वो मेरा हार्ड डिस्क में रहता है। मेरा वीडियोस हार्ड डिस्क में स्टोर है, मेरा फोटो हार्ड डिस्क में स्टोर है, मेरा सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क में स्टोर है। वही फोटो जब हम किसी ऐप के माध्यम से देख रहे हैं तो वो रैम में चला गया, वही वीडियो किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से देख रहे हैं तो मेरा रैम में चला गया। यही फर्क है भाई, और कोई फर्क नहीं है। तो परमानेंटली रहता है हार्ड डिस्क यानी सेकेंडरी स्टोरेज में, और टेम्पररी होता है वो प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम में। अगला सवाल, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल बी टिपिकली हैव द एक्रोनिम। इनमें से कौन सा है जो रीयूजेबल है? रीयूजेबल अभी बता चुके हैं, RW। रीराइटेबल या रीडेबल राइटेबल दोनों कहते हैं, तो इसका एक नाम रीयूजेबल ऑप्टिकल डिस्क भी हो गया। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा है जो राइट प्रोटेक्टेड है? ऐसा पूछा जाए कि कौन सा है जो राइट प्रोटेक्टेड है, तो आंसर होगा रोम। ये हमारा राइट प्रोटेक्टेड होता है मेरे मित्रों, ये मेरा राइट प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, आगे, फ्लॉपी डिस्क विच आर मेड ऑफ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मटेरियल आर ऑल्सो कॉल्ड। फ्लॉपी डिस्क आपने नहीं देखा, मैं बता देता हूं, कभी ऐसे लाइव अगर हम लोग मिलेंगे तो हम वीडियोस देखो यार। और कभी कभी लाइव क्लासेस नहीं हो पाती, इसमें आप ही की गलती है। आप चैनल को अच्छे से प्रमोट कर दो। कुछ इसमें फीचर है जो अभी अप्रूव नहीं हुआ है चैनल में, तो उसी वजह से कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर इसका बढ़ा दो, जितना अधिक से सब्सक्राइब हो जाएगा, एक कह सकते हैं कि बाउंड्री लाइन हम लोग टच कर जाएंगे, उसके बाद ये चैनल में क्या होगा, सब कुछ आपको अच्छे से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही कहूँगा, सब सारा बच्चा सब्सक्राइब कर लो, और थोड़ा अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवा दो अगर अच्छा लग रहा है सेशन को तो। ठीक है, फर्जी का चीज़ देखो, अगर मुझे चैनल को तुरंत हाइक करवा तो मैं उल्टा पुल्टा वीडियो डाल के कुछ भी करवा देता। ठीक है, हंसी मजाक का वीडियो भी डाल के मैं चैनल को चढ़वा देता, लेकिन नहीं, ये एजुकेशनल चैनल में बनाना चाह रहा हूँ। तो आपको इसीलिए तो होता है ना कि भारत में सबसे पीछे है तो शिक्षा पीछे है, पढ़ाई सबसे पीछे है, तो चूंकि एजुकेशनल चैनल है इसलिए पीछे है। ठीक है, अगर यही इंटरटेनमेंट चैनल रहता, कॉमेडी चैनल रहता, अभद्रता इसमें रहती ज़्यादा, तो ये चैनल तुरंत बूम कर जाता। ठीक है,
तो मैं यही कहूंगा कि एजुकेशनल चैनल है, मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपके लिए सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, आपके लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आप जब खरीदने जाओगे लैपटॉप तो आपको पता रहेगा कि रैम क्या है भाई, रोम क्या है, तभी तो बोल पाओगे कि नहीं नहीं हमें ना ज़्यादा एप्लीकेशन चलाना है तो रैम थोड़ा सा हमको तगड़ा चाहिए, तो तभी तो बोल पाओगे। तो ये सब चीज़ें हैं, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं है तो दिक्कत है तो बोलिएगा। हाँ, सवाल पे आते हैं। फ्लॉपी डिस्क विच आर मेड ऑफ फ्लेक्सिबल, ऐसा होता है फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, एक तरह से जैसे सीडी आपने देखा है, सीडी से पहले जो पोर्टेबल डिवाइस था ना वो फ्लॉपी डिस्क ही था, इसको डिस्केट कहते हैं। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क बेसिकली 3 साइज का आता था, एक 3.5 इंच का आता था, एक आता था 5.25 इंच का आता था, और एक आता था 8 इंच का। हम तो सिर्फ 3.5 वाला ही देखें, मेरे ज़माने में यही था, उससे पहले ये सब था। ठीक है, तो इतनी पुरानी चीज़ है। 3.5 वाला का ना 1.44 MB कैपेसिटी हुआ करता था मैक्सिमम, सोच सकते हो, और ये मात्र 1.2 MB, और ये सिर्फ 768 KB। ठीक है, तो ये वाला फ़र्क है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग आर रेफर्ड टू ए होमोसोपियंस विच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिका स्पेनिस। ह्यूमन बीइंग को होमोसोपियंस कहा जाता है, किस डिवाइस को? सिलिको स्पेनिस कहा जाता है। ठीक है, पढ़े होगे, ये कह सकते हैं कि एक तरह से स्टैटिक जीके का भी एक पार्ट हो गया। ह्यूमन बीइंग आल्सो रेफर टू एज ए होमोसोपियंस एंड विच डिवाइस इज कॉल्ड एज सिलिकोसेपियंस। भाई मेरे, कंप्यूटर को ही कहा जाता है सिलिकोसेपियंस। किसे कहा जाता है? कंप्यूटर को सिलिकोसेपियंस कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। which consist of volatile chip that are temporarily stored data or instruction। आ गया टेम्पररी, वॉलाटाइल है तो टेम्पररी ही होगा। तो टेम्पररी स्टोर कौन करता है? तो भाई आंख बंद करके, रैम कहीं है, हाँ लो रैम है। देखो याद रखना, वॉलाटाइल में कौन कौन आ जाता है। कैचेज मेमोरी वॉलाटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, रैम हमारा वॉलाटाइल होता है, साथ ही साथ सीपीयू के अंदर एक मेमोरी होता है जिसे रजिस्टर कहते हैं, ये भी हमारा वॉलाटाइल होता है। इसके अलावा सारा नॉन वॉलाटाइल है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसके अलावा सारा नॉन वॉलेटाइल है। आई होप सो क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वाज। दुनिया में सबसे पहला जो जनरल पर्पस कंप्यूटर था। अब जनरल पर्पस का मतलब समझ लो क्या होता है। जनरल पर्पस कहने का मतलब हो गया जिसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता था। ठीक है, यानी कि मतलब आम लोगों के बीच में धीरे धीरे, आम लोग नहीं कह सकते, पहले तो आम लोग नहीं इस्तेमाल, कॉर्पोरेट तक आने लगा था। यानी कि सिर्फ जैसे अभी अगर मैं बात करता हूँ परमाणु बम की बात करता हूँ, तो परमाणु बम क्या सबको यूज कर सकता है क्या? अभी नहीं कर सकता है, वो किसी कंट्री के अधिकार क्षेत्र में। उसी तरह जब फर्स्ट कंप्यूटर बना था तो वो ऐसा नहीं स्पेसिफिक देश में था, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ही उसका इस्तेमाल करता था। लेकिन धीरे धीरे मामला आगे बढ़ा और वो जनरली लोगों तक पहुंचने लगा। ठीक है, तो दुनिया का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन था? तो वो मेरा इनियक था। ठीक है, इनियक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये मेरा दुनिया का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था। ठीक है, वो परमाणु बम वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगर बेटा, अगर आपको किसी तरह से दिक्कत अगर हो रहा है, समझ में नहीं आता है, तो मुझे ज़रूर बोलिएगा, मैं आपको उस चीज़ों को अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है, तो गाइस प्लीज़ आपके डाउट्स को यहाँ पे पूछना जरूर। अगला सवाल, सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज, देखो स्टोरेज बेसिकली कंप्यूटर का मेमोरी जो है ना, बेसिकली दो तरह का है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी कहने का मतलब हो गया जो सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्टेड है, जैसे कि रैम, जैसे कि रोम। ठीक है, जैसे कि कैचेज मेमोरी, ये प्राइमरी हो गया। और रेस्ट ऑल जितना भी नाम जानते हो, हार्ड डिस्क जानते हो, पेन ड्राइव जानते हो, सीडी जानते हो, डीवीडी जानते हो, जितना भी जानते हो, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जानते हो, ये सब हमारा सेकेंडरी होता है। चलिए, तो पूछा क्या गया, सेकेंडरी स्टोरेज डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर। और कांस्टेंट पावर का सकता नहीं, बिल्कुल सही। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी जितना भी है ना, सब नेचर में नॉन वॉलेटाइल ही है। ठीक है, तो इससे
पावर, अब हार्ड डिस्क को लगा के रखते हो क्या? आपके पास पेन ड्राइव हमेशा चार्जेबल केबल में लगा के रखते हो क्या? अगर आपके पास सीडी है तो उसको क्या करते हो? प्लग में हमेशा लगा के रखते हो क्या? नहीं ना। तो इसे लगातार पावर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा हो गया। क्लियर है? अब बढ़े आगे, चलिए। तो ये समझ में आ गया। तो डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर, डज नॉट यूज मैग्नेटिक मीडिया, बिल्कुल गलत। हार्ड डिस्क हमारा मैग्नेटिक मीडिया ही है। तीसरा, कंसिस्ट ऑफ 4 मेन टाइप ऑफ डिवाइस, ऐसा नहीं, बहुत सारा डिवाइस है। ठीक है। डज नॉट स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर लेटर रिट्रीवल, नहीं ऐसा नहीं, बाद में रिट्रीव नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब क्या रह जाएगा? तो ऐसा नहीं है, ये लेटर रिट्रीवल है, यानी स्टोर कर, अभी स्टोर कर दिया, आज मान लो 10 तारीख को स्टोर कर दिए, तो हम 2025 के 10 तारीख को भी उसको रिट्रीव कर सकते हैं, बाद में उसको कभी भी रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर। अगला, हाउ इट इज, अगर यार कहीं दिक्कत हो रहा है किसी क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे पूछना जरूर यार, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है? ठीक है, हाउ इट इज पॉसिबल दैट बोथ प्रोग्राम एंड डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन द सेम फ्लॉपी डिस्क। प्रोग्राम कहने का मतलब सॉफ्टवेयर ही होता है। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है? A floppy disk has two sides, one for data and one for program. A program and data are both software and both can be stored on any memory device. A floppy disk has to be formatted for one of the another. Floppy disk cannot store it. जी नहीं, program and data kind of एक टाइप का ही चीज हम लोग कह सकते हैं। देखो, तो हम लोग किसी भी स्टोरेज मीडिया में से स्टोर कर सकते हैं, यही चीज है। डेटा आप ऐसे समझो, ठीक है, हम लोग कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग कहते हैं प्रोग्राम। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कहते हैं प्रोग्राम, और फिर हम लोग सेट ऑफ प्रोग्राम को हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ प्रोग्राम को हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब डेटा क्या है गाइज? हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ऐड करो, हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ऐड करो। किसको ऐड करो? तो 2 और 5 को ऐड करो। तो यहां पे 2 और 5 हमारा क्या हो गया? डेटा हो गया, और इंस्ट्रक्शन क्या हो गया? ऐड का हो गया। तो इसे हम लोग सेम किसी भी डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं ना, यही चीज है। ठीक है, तो प्रोग्राम एंड डेटा आर बोथ सॉफ्टवेयर एंड बोथ कैन बी स्टोर्ड इन एनी मेमोरी डिवाइस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, तो पूछना जरूर यार कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करो। अगला सवाल आ चुका है बेहतरीन वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडियम प्रोवाइड सिक्वेंसली एक्सेस ओनली। अगला क्या कहता है? देखो, मैं इतना तो कमिटमेंट जरूर कर रहा हूं कि अगर आज का सीरीज आप पूरा देख लिए तो कंप्यूटर मेमोरी के ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर बहुत अच्छे से देख लिए हो तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो जाइएगा चैप्टर वाला वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, तो मेरा यही मकसद है, इतने कम समय में मैं आईबीपीओ का तैयारी करवा रहा हूं। 25 को पेपर है, लेकिन ये 25 तक हर दिन एक एक चैप्टर के लेके आ रहा हूं। इससे पहले मैंने डेटाबेस को लाया, इससे पहले इंटरनेट था, उससे पहले नेटवर्किंग था, उससे पहले एमएस ऑफिस था। तो ऐसे करके हर दिन कुछ ना कुछ चैप्टर वाइज करवा रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ही लाभान्वित है। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि बस रेगुलर रहिएगा, और आपको और क्या डिमांड है वो मुझे बताते रहिएगा, आपको यहाँ पे पुट आउट मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया प्रोवाइड सिक्वेंशियल एक्सेस। सही आंसर होगा मैग्नेटिक टेप। ठीक है, देखो एक्सेस मतलब डेटा को लेना। ठीक है, सीपीयू यहाँ पे रखा होता है और सीपीयू रैम से, हार्ड डिस्क से डेटा लेता है ना, ऐसे करके, तो ये एक्सेस करना हो गया। तो एक्सेस 2 तरह का होता है, एक होता है सिक्वेंशियल एक्सेस, एक होता है डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, और एक हम लोग रैंडम भी कहते हैं। ठीक है, वैसे डायरेक्ट और रैंडम में बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है। सिक्वेंशियल एक्सेस होता है जो क्रमबद्ध तरीके से डेटा को यूज करेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 है, और यहां भी 1 2 3 4 5 है, और यहां भी 1 2 3 4 5 है। तो सीक्वेंस कहने का मतलब हो गया, अगर मैं 1 पे खड़ा हूं, मुझे 4 तक जाना है, तो 2 3 के क्रॉस करेंगे तभी जा पाएंगे। लेकिन डायरेक्ट में क्या है, मैं डायरेक्ट चला जाऊंगा। रैंडम में क्या है, मैं 4 पे गया, 4 से 3 में आया, तो ये कहीं भी कुछ कर सकता हूं। ठीक है, तो सीक्वेंशियल एक्सेस यही होता है कि डेटा को सीक्वेंस में एक्सेस करता है। इसीलिए याद रखिएगा, ये इसके सबसे स्लोवेस्ट एक्सेस होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि
कि सबसे स्लोवेस्ट एक्सेस कौन है, सिक्वेंशियल एक्सेस है। एग्जाम्पल क्या है, मैग्नेटिक टेप। अब आप समझिएगा सर ये मैग्नेटिक टेप क्या है। मेरे प्यारे भाई, कैसेट तो आपने देखा है ना, वो मैंने प्यार किया वाला, ये वाला रील वाला कैसेट तो आपने सबने देखा है ना, ये वाला रील वाला। तो ये क्या था, ये हमारा मैग्नेटिक टेप ही तो है। ये डेटा को सीक्वेंस में एक्सेस करता था। आपको याद होगा, अगर एक साइड में 5 गाना है, 1 2 3 4 5 गाना, ठीक है, तो गाना नंबर 1 सुनने में बहुत अच्छा लगा, 2 3 नहीं पसंद है, मेरे को चौथा नंबर गाना सुनना होता था ऐसा। तो हम लोग क्या करते थे, फॉरवर्ड बटन प्रेस करते थे और तब 4 में आते थे, ठीक है, या तो फिर पेन लगा के घुमा देते थे, तभी हम लोग 4 में आते थे। तो ये था सिक्वेंशियल एक्सेस। लेकिन वही जब सीडी का दौर आया, जैसे हार्ड डिस्क सीडी डायरेक्ट एक्सेस में, तो भाई गाना नंबर 5 तुरंत प्रेस करते तो 10 में आ गए, तुरंत प्रेस करते तो 45 में चले गए, तो वो हो गया डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। तो यही फर्क है। और रैंडम एक्सेस कुछ नहीं है मेरे भाई, रैम ही रैंडम एक्सेस मेमोरी का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो आई होप सो सीक्वेंस और डायरेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सीक्वेंशियल सबसे स्लोवेस्ट एक्सेस होता है और मैग्नेटिक टेप इसका उदाहरण है। आपसे पूछा भी जाएगा कि सबसे स्लोवेस्ट एक्सेस मेमोरी का उदाहरण कौन है, आंख बंद करके मैग्नेटिक टेप पे आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। स्टोरेज दैट रिटेन इट्स डेटा आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ इज रेफर्ड टू एज नॉन वॉलेटाइल। डज नॉट रिटेन होगा तो वॉलेटाइल होगा। ये वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल बड़ा टकरा रहा है, ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिएगा इसको। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज मीडियम। इनमें से कौन सा है जो हमारा स्टोरेज मीडियम नहीं है। इनमें से कौन सा है जो हमारा स्टोरेज मीडियम नहीं है, यानी डेटा स्टोर नहीं करता। आंख बंद करके कीबोर्ड हमारा स्टोरेज मीडियम नहीं है, ठीक है। हार्ड डिस्क भी है, फ्लैश ड्राइव यानी पेन ड्राइव, ठीक है, डीवीडी सीडी भी है, कौन नहीं है, तो कीबोर्ड हमारा स्टोरेज मीडियम नहीं है। तो इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। अच्छा, अब अगला ना इनपुट आउटपुट पे बनाऊंगा अगला, ठीक है। अगला किस चैप्टर पे आपको चाहिए क्वेश्चन का सीरीज, थोड़ा मुझे भी तो पता चले कि आप लोग इंटरेक्ट रहते हो, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा अगला किस टॉपिक पे चाहिएगा, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ सीडी रोम एज अ स्टोरेज मीडियम। सीडी रोम का खासियत क्या है। सीडी रोम बता दिए थे, सीडी का एक टाइप है। सबसे बड़ी खासियत इसकी क्या है ना, ये सस्ता में अच्छा डेटा स्टोर करवा देता है, ठीक है। अब तो चलो अब चेंज हो गया, अब तो भाई पेन ड्राइव सस्ता भी आने लगा, बहुत कुछ आने लगा, लेकिन जब ऐसा आया था तो बहुत सस्ता में ये आपको ज़्यादा डेटा। जैसे सीडी रोम से पहले क्या था, फ्लॉपी डिस्क चलता था हमारा, तो फ्लॉपी डिस्क 1.44 MB का डेटा ही स्टोर करता था मैक्सिमम। तो सोच लो बाबू, ये 1.44 MB है, एक फ्लॉपी डिस्क का मान लो कि 50 रुपया भी दाम है, तो अगर मुझे 600 MB स्टोर करना है तो कितना 50 रुपया खर्च करना पड़ेगा। और वही सीडी रोम जब आया, सीडी जब आया, तो इसका मैक्सिमम कैपेसिटी लगभग 700 MB के आसपास होता होगा, आपने सुना भी होगा। 700 MB 650 MB यही होता था, यानी एक सीडी खरीदो 50 रुपये में और 700 MB खर्च कर लो, और यहाँ कितना 50 रुपया खर्च करोगे। इसीलिए आप ये कह सकते हैं इट इज ए इनएक्सपेंसिव वे टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसको और बाकी सबसे कंपेयर मत करना, लेटर अब तो क्लाउड भी आ गया, फ्री का स्टोर करवा देता है, लेकिन उस जमाने की बात थी, तो फ्लॉपी डिस्क के कंपैरिजन में आप देख सकते हो उसको, ठीक है। अगला, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड रिमूवेबल मीडिया एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा है जो रिमूवेबल नहीं है। रिमूवेबल कहने का मतलब है जिसको हम लोग कंप्यूटर से निकाल नहीं सकते। सीडी रोम, डिस्केट, डीवीडी। सीडी तो निकल ही जाता है, ठीक है, सीडी तो बाहर ही निकाल के रख सकते हैं। डिस्केट यानी फ्लॉपी डिस्क भी निकाल सकते हैं, डीवीडी भी निकाल सकते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव उसमें इनबिल्ट होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव आपका इनबिल्ट होता है, देख सकते हो, इसको हम लोग बाहर से नहीं। हाँ, वही एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की बात करें तो वो मेरा क्या हो सकता है, वो मेरा रिमूवेबल है, लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइव वो मेरा रिमूवेबल नहीं है। इसके अलावा पेन ड्राइव भी रिमूवेबल होता है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी रिमूवेबल होता है, सीडी, डीवीडी, ये सब हमारा क्या होता है, रिमूवेबल होता है, ठीक है, यानी रिमूव कर सकते हैं कंप्यूटर, निकाल सकते हैं। रिमूव का मतलब होता है निकाल देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेयर आर प्रोग्राम एंड डेटा केप्ट व्हाइल द प्रोसेसर इज यूजिंग देम। जब प्रोसेसर यानी कि सीपीयू जब डेटा यूज करता है तो वो कहाँ रखा रहता है, मेन, सेकेंडरी, डिस्क, प्रोग्राम, नन ऑफ दिस। आंसर होगा मेन मेमोरी। मेन मेमोरी यानी कि रैम में, ठीक है, मेन मेमोरी का एग्जांपल रैम ही होता है, ठीक है। अगला, सेकेंडरी मेमोरी का मैंने बता दिया, हार्ड डिस्क वगैरह होता है। डिस्क मेमोरी भी हार्ड डिस्क को कर सकता है, प्रोग्राम मेमोरी कोई मेमोरी नहीं है, ठीक है। अगला,
Which of the following is a storage device that use rigid permanently installed magnetic disk to store data and information? इनमें से कौन सा है जो परमानेंटली इंस्टॉल मैग्नेटिक डिस्क है, जो इंस्टॉल है हमारे कंप्यूटर में, वो कौन सा है? आंसर है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क है ना जो परमानेंटली इंस्टॉल रहता है और जो अच्छा अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है, ठीक है, परमानेंट है, उसको हम निकाल नहीं सकते, तो हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है। इसका फ्लॉपी डिस्क भी हम लोग परमानेंट नहीं होता है, उसको बाद लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। एक छोटा सा करेक्शन कर देता हूँ, डिस्क ऑप्टिकल जब रहेगा ना तो स्पेलिंग DISC होता है डिस्क का, ठीक है। जब मैग्नेटिक रहेगा तो स्पेलिंग DISK होता है, सुधार लेना अगर कहीं कहीं गलत होगा तो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डेटा ऑन ए फ्लॉपी डिस्क इज रिकॉर्डेबल इन रिंग और कॉर्ड। फ्लॉपी डिस्क में डेटा जो है ना वो रिंग सेट पार्ट में रखा था, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ट्रैक। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। यहाँ फ्लॉपी डिस्क रहे या हार्ड डिस्क रहे, टेक्निकली इसका अंदर का सेगमेंट ऐसे राउंड रूप में होता है, इसे हम लोग कहते हैं प्लेटर, ठीक है, इसे कहते हैं प्लेटर। अब ये प्लेटर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे रिंग में डिवाइड होता है, अगर रिंग है तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रैक, ठीक है। अब इस ट्रैक का भी सब डिवीजन होता है, इस ट्रैक का भी सब डिवीजन होता है, और इसे हम लोग कहते हैं सेक्टर, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं सेक्टर। और जहां पे डेटा रहता है, मान लो कि यहाँ पे कोई डेटा है, तो उससे हम लोग कहते हैं क्लस्टर, ठीक है, क्लस्टर। यूनिट ऑफ डेटा है तो क्लस्टर है, सब डिवीजन ऑफ ट्रैक है तो सेक्टर है, रिंग है तो ट्रैक है, ठीक है। उसके बाद डेटा को रीड और राइट करने के लिए एक ऐसा पिन लगा होता है जिसे हम लोग हेड कहते हैं, ठीक है। तो इसे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क भी कह सकते हैं। हेड है जो रीड और राइट करता है, डेटा को रीड और राइट करता है, ठीक है। कौन? तो हार्ड हेड, ठीक है। तो यही सब पूछा जाता है, कभी ट्रैक क्या होता है, कभी सेक्टर क्या होता है, ये सब पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, अप्रोक्स हाउ मेनी बाइट्स मेक्स 1 मेगाबाइट। ये बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, यानी कि बराबर पूछा जाता है, क्लर्क में खासकर अब पूछा जाएगा ज़्यादा, ठीक है। तो कौन सा है जो 1 MB बराबर लगभग कितना होता है? 1 MB बराबर लगभग 1 मिलियन होता है, याद रखिएगा। अगर 1000 बाइट पूछा जाए, अगर 1000 बाइट पूछा जाए तो आंख बंद करके KB पे टिक कर देना, जितना भी 1 KB है तो 1 KB, 2000 है तो 2 KB, जैसा भी रहेगा। अगर मिलियन बाइट पूछा जाए, मिलियन बाइट पूछा जाए तो MB पे टिक करना, जो भी यहाँ नंबर रहेगा वही नंबर यहाँ भी रहेगा। M फॉर मिलियन, M फॉर MB, याद रखने का तरीका। ट्रिलियन बाइट अगर पूछा जाए तो TB पे टिक कर देना, ठीक है। शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, बाकी तो इसका कैलकुलेशन है, ठीक है। जितना, अगर 1 ट्रिलियन है तो 1 TB, 10 ट्रिलियन है तो 10 TB। बिलियन अगर है, खास यही 3-4 ज़्यादा पूछा जाता है, अगर बिलियन बाइट है तो हमारा GB होगा, ठीक है। तो जितना इधर उतना इधर, 10 बिलियन है तो 10 GB, 25 बिलियन है तो 25 GB। तो ये याद रखना, 1000 है तो KB, M फॉर मिलियन, M फॉर MB, T फॉर ट्रिलियन, T फॉर TB, और ये थोड़ा एक्सेप्शनल याद रख लेना, इतना क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हो गया GB का। नेक्स्ट, a collection of related information stored and dealt with as a unit। कलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोर्ड एंड डिलीट है विथ एज ए यूनिट, डील विथ ए यूनिट, डील होगा यार, डील विथ एज ए यूनिट। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कैसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ फाइल भी कह सकते हैं, फाइल के अंदर होता है रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए, वैसे तो डेटाबेस में पार्ट होता है, डेटाबेस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे फाइल आपका सही होगा, ठीक है। मेमोरी आर ऑल्सो कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम, ठीक है। रैम के बारे में पूछा जा रहा है। कंटेन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट काउज इफ प्रोसेसिंग टू अकर। चलो, मैक्स द इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोसेसिंग अवेलेबल फॉर यूज, यस। अलॉट डेटा इन फ्रॉम प्रोग्राम कमांड एंड यूजर रिस्पॉन्ड टू बी इंटर्ड इन टू द कंप्यूटर, कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ये वाला सबसे सही है। मैक्स इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोसेसिंग अवेलेबल फॉर यूज, ठीक है। एक सेकेंड, कंटेन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट काउज प्रोसेसिंग टू, अच्छा अच्छा अच्छा,
मेमोरी आर ऑल्सो कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम मेक्स द इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग। रैम इंफॉर्मेशन को रिजल्ट देता है क्या? नहीं, वो तो सीपीयू का काम हो गया। अवेलेबल फॉर यूज, चलिए तो ये सवाल बड़ा तगड़ा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा फैक्ट बटेगा? एक सेकंड यार, ये तो नहीं होगा क्योंकि रिजल्ट तो स्टोर नहीं करता है ना। थोड़ा सा इसको सुधार देते हैं। यही हुआ ना ट्विस्ट वाला क्वेश्चन। मेमोरी और कॉल्ड रैंडम रैम कंटेन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट काउज प्रोसेसिंग टू अकर। इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं होता जिसकी वजह से प्रोसेसिंग अकर होगा, ऐसा नहीं कह सकते। रिजल्ट इसमें नहीं होगा, यही सीपीयू लेता है इससे, ठीक है। लेकिन फाइनल रिजल्ट हम देगा इसको जरूर, लेकिन ये यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते। रिजल्ट तो हो गया आउटपुट ना, ठीक है। तो वो भी नहीं होगा प्रॉपर। अगर हम देख सकते हैं अलाउड डेटा प्रोग्राम, नहीं यार, कंटेन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट काउज प्रोसेसिंग टू अकर, ठीक है। कल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा जिसके वजह से प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, यही होगा। रैम है जो प्रोसेसिंग करवाने के लिए जिम्मेदार है, तो यही कह सकते हैं। एक तरह का ये भी सर्किट ही है ना, सर्किट नहीं है, हाँ एक तरह का सर्किट है जो प्रोसेसिंग अकर करवाता है। तो ये आपका प्रॉपर है, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन था, मज़ेदार क्वेश्चन था, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अ 32 बिट वर्ड कंप्यूटर कैन एक्सेस बाइट एट अ टाइम। बहुत बार सुना होगा 32 बिट होता है, 16 बिट होता है, 64 बिट होता है। इसका मतलब क्या होता है? बहुत बार सुना होगा, लिखा भी रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम में 32 बिट 64 बिट। तो उसका मतलब क्या होता है गाइस? अगर 32 बिट वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि जब एक्चुअली सीपीयू जो प्रोसेस करता है ना, सीपीयू जो प्रोसेस करता है तो वो एक तरह से कह सकते हैं कि एक साइकिल रन करवाता है, ठीक है, एक साइकिल रन करवाता है। तो जब ये एक साइकिल रन करवाएगा तो एक टाइम में ये अगर 32 बिट कंप्यूटर वर्ड है तो 32 बिट डेटा को ट्रेवल करवाएगा, ठीक है। आप समझिए इसको इस तरह से, ठीक है। ये सीपीयू है। अब सीपीयू का है, सीपीयू की जो स्पीड है, बेसिकली सीपीयू की जो स्पीड है वो हम लोग मेजर करते हैं सीपीएस में, क्लॉक पर सेकेंड में, क्लॉक पर सेकेंड में। यानी कि जब इसका एक क्लॉक रोटेट करेगा तो 32 बिट का है तो 32 बिट डेटा एक्सेस करेगा। 64 बिट अगर करेगा, 64 बिट का है तो 64 बिट डेटा एक्सेस करेगा। तो यही होता है सीपीएस, क्लॉक पर सेकेंड, ठीक है। तो 32 बिट वर्ड कैन एक्सेस 32, 64 है तो 64 क्या है? तो सीपीयू के बारे में बात किया जा रहा है। सीपीयू का स्पीड किसमें मेजर किया जाता है? सीपीएस में, क्लॉक पर सेकेंड में, ठीक है। वैसे हर्ट्ज भी इसी का एसआई यूनिट होता है हर्ट्ज, इसीलिए आपको हर्ट्ज में लिखा हुआ मिलता है। लेकिन सीपीएस और हर्ट्ज दोनों भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नीड रिफ्रेशिंग? किसको रिफ्रेश की आवश्यकता पड़ती है? दोस्तों, डी रैम को रिफ्रेश की आवश्यकता पड़ती है और एस रैम को डज नॉट रिक्वायर्ड रिफ्रेशमेंट है, डज नॉट रिक्वायर्ड रिफ्रेशमेंट है, ठीक है। इसे डज नॉट है, इसे रिक्वायर्ड है। थोड़ा रैम और रोम का जो वीडियो में बार बार कह रहा हूँ उसे ज़रूर देख लेना। ये पूरा का डिफरेंस मैंने वहाँ पर क्लियर किया, तो ज़रूर देख लेना। 15-20 मिनट का वीडियो है मात्र। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू प्रोटेक्ट फ्लॉपी डिस्क फ्रॉम डेटा गेटिंग एक्सीडेंटली इरेज्ड? अगर डेटा मेरा इरेज हो जाए तो इनमें से कौन सा है जो हमें प्रोटेक्ट करेगा? रीड प्रोटेक्टेड, राइट प्रोटेक्टेड? हाँ देखो, अगर हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कंप्यूटर कोई भी डिस्क है राइट प्रोटेक्टेड है, यानी उसमें राइट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो मतलब प्रोटेक्टेड रहेगा। सिंपल सा बात है। अगर हमारा सीडी रोम है या कोई भी, चलो फ्लॉपी डिस्क को हटा देते हैं और यहाँ पे सीडी को ही कर, अगर मेरा सीडी रोम है, अचानक मेरा उंगली चला गया किस पे? राइट क्लिक किया, डिलीट पे, डिलीट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये राइट प्रोटेक्टेड होता है। अगर हम चाहेंगे इसमें कॉपी कर दे तो नहीं कर सकते क्योंकि ये राइट प्रोटेक्टेड है। तो ये जो राइट प्रोटेक्टेड है, ठीक है,
तो राइट प्रोटेक्टेड है तो वो मेरा हेल्प करता है अगर एक्सीडेंटली इरेज कर जाता है तो, ठीक है। द कंप्यूटर सिस्टम कंप्रेस ऑफ मेजर यूनिट, कंप्यूटर सिस्टम का बेसिकली 4 यूनिट कौन सा होता है, बहुत बार बता चुके हैं। इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है, स्टोरेज होता है। कहाँ है इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, यही है 4 कंप्यूटर का बेसिक 4 पिलर। कंप्यूटर इनपुट कर सकता है, कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है, कंप्यूटर आउटपुट कर सकता है, कंप्यूटर स्टोर भी कर सकता है। ये इसके 4 पिलर होते हैं, ठीक है। चलिए, तो गाइज ये था कंप्यूटर मेमोरी के बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। और यार कोई बच्चा अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे बड़ा गुनाह किया, जाओ सब्सक्राइब बटन पे टिक करो। लगता है क्या 2 सेकंड का टाइम है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो वहां पे, ठीक है। हर बच्चा सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना पसंद आ रहा है। कल मैं फिर लेके आऊंगा कुछ अच्छे टॉपिक पे इसी तरह क्वेश्चन, ठीक है। कुछ नया आपको फीडबैक देना है, रिव्यू देना है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर देना। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, आपको पीडीएफ चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आज जुड़ जाइए, ऊपर देखो नाम लिखा हुआ है। गाइज आपको क्लास का लिंक चाहिए, व्हाट्सएप पे चले जाए, सॉरी व्हाट्सएप बात कर रहा हूँ। अगर क्लास का लिंक चाहिए तो मेरे फेसबुक पेज से ले लीजिए। अगर आपको बैचेस ज्वाइन करना है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ये 3 ऊपर इसीलिए दिया गया है, ठीक है। तो आई होप सो आप जल्दी जुड़ेंगे और इसका आनंद लेंगे। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर।